हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक टाइम टेस्टेड मेथड है। ज्यादातर लोग जो ज्यादातर एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, ज्यादा किताबों में होते हैं, ज्यादा उनको नॉलेज फैक्ट्स याद करने होते हैं, और उनके लिए एक जरूरी ये हो जाता है कि उनको वो जो कंटेंट होता है, जो याद किया होता है, उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्विकली डिलीवर करना होता है। वो कुछ तरीके यूज करते हैं, इनको मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक्स बोलते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो सपोज जैसे आई एम ए लॉयर, तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं एक किताब दिखाता तो बड़ी भारी है, तो मुझे बुक का टाइटल बताना अलाउड नहीं है। ओके, so let's assume this is one of those books, okay, out of the hundreds of books that you have to study. तो ये बुक जो है, ये बहुत सारी जजमेंट्स है इसमें, बहुत सारे साइटेशंस है, अथॉरिटी है। लुक एट द साइज ऑफ द बुक, जस्ट अप्रिशिएट द साइज ऑफ द बुक्स। नाउ दिस हरक्यूलियन टास्क टू बी एबल टू फिनिश ऑफ दिस बुक, पहले तो ये इसका एक अपने आप में बड़ा भयंकर काम है। एट द एंड ऑफ इट मुझे ये पढ़ भी लिया, बट ऑन द डे ऑफ द कोर्ट, जब मैं कोर्ट में हूं, जब मैं माय लॉर्ड्स के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, ऑन दैट डे आई शुड हैव एन इजी रिकॉल ऑफ दिस। जो मैंने पढ़ा वो मेरे काम आना चाहिए, सिंपल। अदरवाइज द एंटायर थिंग गोज, इट्स लाइक कंप्लीट वेस्ट। तो व्हाट एम आई सपोज टू डू? सो हाउ डू आई इंश्योर कि मैंने जो पढ़ा हुआ मेरे काम आए? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे ज्यादातर लॉयर्स, ज्यादातर अकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स, इवन डॉक्टर्स, इनको याद करना पड़ता है ऑन द लास्ट मोमेंट क्विकली। तो वो कुछ मेथड्स बना लिए। वन ऑफ दोस मेथड्स इज कॉल्ड एज फ्लैश कार्ड, और व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल मेथड। तो फ्लैश कार्ड इज जस्ट वन ऑफ देम। अब मेरे को इसका नाम ये रखना था, इसलिए मैंने ये रख लिया। सो आज मैं जो तुम्हें बता रहा हूं इस टू डिफरेंट टॉपिक्स, दो बिल्कुल अनरिलेटेड टॉपिक्स, राइट। और इन दो अनरिलेटेड टॉपिक्स से मैं तुम्हें एक्टिव रिकॉल मेथड बताऊंगा। नाउ व्हाट डज एक्टिव रिकॉल मीन? एक्टिव रिकॉल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट जिस तरह से ज्यादातर लोग पढ़ते हैं। ज्यादातर तुम लोग क्या करते हो? ज्यादातर तुम लोग किताब पढ़ते हो, सामने पढ़ रहे हो, तो अब तुमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, एंड इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तुम भूल भी गए, तो इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो तुम्हें मालूम है वो कहीं नहीं भाग रहा। सो वैसी वाली सिचुएशन हो जाती है कि तुम्हें पक्का मालूम हो। तो जैसे तुम एक फॉल्स गेम खेल रहे हो, राइट। अगर मैं तुम्हें बोलूं तो ये झूठी गेम है, इट्स तुम्हारे ब्रेन पर कोई प्रेशर नहीं है, तुम्हें मालूम है यार वो वहीं पर ही अवेलेबल है, राइट। तो जस्ट इमेजिन, यही फर्क है वीडियो गेम खेलने में और रियलिटी में। वीडियो गेम में तुम्हें क्या पता है? वीडियो गेम में तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारी गाड़ी है जाके जाके किसी से टकरा गई, तुम्हें मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बटन दबाएंगे, रीसेट दबाएंगे, वो दोबारा गाड़ी चालू हो जाएगी। लेकिन वही प्रेशर ऑन द डे जब तुम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, उसको मैं एक्टिव बोलूंगा। वहां पर ये नहीं है कि यार टकरा के तो कोई बात नहीं, बटन दबाया, ओ हो गया तुम्हारा काम। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टू स्टार्ट पुटिंग प्रेशर। तो ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आई होप यू विल एंजॉय दिस, राइट। ये एक वीडियो करके देखते हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगा और तो तुम कमेंट सेक्शन में डालोगे, और तुम्हें अच्छा लगा तो आई विल हैव मोर ऑफ देम, और अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ने का मौका मिलेगा, राइट। सो इन एनी केस, राइट, इवन इफ वॉट एवर मेरी एक्सपेक्टेशन है वहां तक तुम्हें फायदा ना भी हो, इट इज गुड दैट कुछ तो तुम्हें सीखने को मिलेगा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट। और तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो ना माय फ्रेंड्स, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ज्यादातर एस्पिरेंट जुलाई अगस्त में ही ज्वाइन करते हैं। इस कोड को स्कैन करके पहुंच जाओ अनअकैडमी की वेबसाइट पर, सिड लाइव कोड यूज करो। एक बड़ा ही सॉलिड ऑफर आया है 24,999 में, दैट इज 50% ऑफ के साथ साथ 6 महीने तक की फ्री एक्सटेंशन मिलेगी। सारे एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। सिड लाइव कोड यूज करो, SIDLIVE, ज्वाइन माई टीम, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टीच यू। सो ये है हमारा आइडिया। आज कोशिश करते हैं इन दिस वीडियो टू डेवलप योर मेमोरी मसल। देखते हैं तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारा एक्टिव रिकॉल, ये तरीका तुम पर लागू होता है तो तुम्हें बड़े मजे आने लग जाएंगे। इट विल रियली रियली गो अ लॉन्ग वे इन एनहांसिंग योर मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त के लिए। लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। सबसे पहले याद रखना, कोई भी किताब नहीं खोलनी है, कोई नोट्स नहीं खोलने हैं, कोई PDF नहीं खोलना, कोई इंटरनेट नहीं यूज करना, नथिंग। लेट्स जस्ट गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेट मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल? ये क्या बात हुई?
ऐसे ही है जी सर, हमने तो पढ़ा भी नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कभी तो पढ़ा होगा, 1 साल पहले पढ़ा होगा, 1 महीना पहले पढ़ा होगा, कभी तो पढ़ा होगा। तो जब भी पढ़ा होगा वहां से आंसर दे दो। व्हाट इज द डेट मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल? हरिया, तुम्हें याद भी नहीं है, तुमने पढ़ा भी नहीं है, तुम्हें किताब भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब नाउ यू ओनली हैव टू डिग डीप एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द डेट मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल? हरिया, सो मेरा पूरा एक्सरसाइज ही ये है ओके कि मैं तुम्हारे ब्रेन पे प्रेशर डालूं। तो आंसर यहां पर सर इज 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, ऐसे नवंबर लिखा हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 डेट लिखी हुई है ऑन द प्रीएम्बल। तुमने नहीं देखा, लेकिन अगर तुमने इसका आंसर दे दिया है तो कमाल कर दिया। ये है स्टेप नंबर 1। एक और कोशिश करते हैं। When did India adopt the constitution? When did India adopt the constitution? Adopt मतलब मुझे तो वर्ड्स का महत्व है ना। हाँ सर, When did India adopt the constitution? खतरनाक क्वेश्चन हो गया। Let's see. When did India adopt the constitution? ये वर्ड कहां लिखा हुआ है? Let's see. Again, as I said, okay, I'm not going to repeat this. Don't open any book. Don't open any notes. The word adopt लिखा हुआ है। We adopt the constitution. Date क्या है? सर डेट उसी में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949. So here's the thing. Date mentioned on the preamble is also the date we adopted the constitution. कोई प्रेशर मत लेना, कोई बुक मत खोलना, मैं तुम्हें जैसे बोल रहा हूं वैसे इस वीडियो को वॉच करो, देखो तुम्हारे ब्रेन पे प्रेशर होगा। तो यहां पर कीवर्ड आ गया एडॉप्ट। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। व्हेन डिड इंडिया इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? यार ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। व्हेन डिड इंडिया इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? So there's no way that you're allowed to open the book. There's no way you're going to open the notes. Let's see if you can recall something from here. When did India adopt the constitution? So yet again, right, the date is the same, 26 November 1949. So 26 November 1949 is the date mentioned again. So the first word is the date in the preamble is 26 November. The date हमने adopt किया is 26 November 1949 again, and the date we enacted is also 26 November 1949. कुछ भी बुक मत खोलना, जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे कंटिन्यू करो इस वीडियो को। At the end of this video, let's see तुम्हें कितना फायदा होता है। Let's look at another one. When did India, and I'm like it's quote unquote or rather inverted commas, when did India gave to ourselves this constitution? ये क्या है यार, हमें तो याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोशिश करो। When did India gave to ourselves this constitution? यानी कि ये वर्ड कहां लिखा हुआ है? सो अब आ गया वो मौका जब मैं इसका एंड रिजल्ट बता सकता हूं। सो on this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So ये भी हो गया सर same date 26 November 1949. So here's the thing, right? हमने 4 वर्ड्स देखे और 4 क्वेश्चंस देखे, all of them related to 26 November 1949, all of them related to the preamble. The only date that is mentioned on the preamble, I guess this will consolidate it to an extent that तुम चाह के नहीं भूल पाओगे। इवन जब तुम बुढ़े हो चुके होंगे, बुजुर्ग हो चुके होंगे, उस टाइम पे भी तुम्हें ये डेट पूछी जाएगी तो तुम्हें मालूम है यार ये 4 ही थे यार। डेट जो मेंशन था प्रीएम्बल पे वही है, adopt, enact and give to ourselves this constitution. So I guess this is going to consolidate. Your brain is never going to forget it. All right. So let's look at another question. Now, कोशिश करो। When did the constitution come into force? When I ask this question, just to elaborate the part of it, it is most of it. हाँ सर, most of it
come into force. Okay, so the word here is enforced. That's the word. कभी come into force पूछेंगे, कभी enforce पूछेंगे. Either ways, you have to answer this question. Most of it. So let me point out. The word here is most of it. When I say most of it, इसका मतलब है ज्यादातर आर्टिकल्स कब एनफोर्स हुए. Majority of the articles enforced हुए on 26th January of 1950. So let me point out, let me repeat it again. सब कुछ नहीं 26 January 1950 को एनफोर्स हुआ था. A couple of articles, a bunch of articles had already got enforced on 26 November 1949. So थोड़े बहुत आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुके थे. some related to the presidential election, some related to the oath of the president, some relation to the election commission of India, then to citizenship. Couple of articles हो चुके थे, but ज्यादातर majority of them were enforced on 26 January of 1950. I guess you are now okay. So अब आंसर दो. Now there might be an opportunity यहाँ पर जहाँ पे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. Some of you might start getting feeling suffocated कि सर थोड़ा सा मौका दे देते तो हमारा एक्टिव रिकॉल मेथड और बेटर हो जाता. Fair enough. Right. That's a fair point. Right. So मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ. Let's look at the preamble and I'll give you 60 seconds. एक और बार. So we will continue with this. But मैं तुम्हें 60 seconds दूंगा. You can just have a look at this. Just have a quick glance at it. पूरा का पूरा प्रियम्बल तुम्हारे सामने है, बट मेक श्योर कि इसके बाद जब ये प्रियम्बल बंद होगा तो यू आर नॉट अलाउड टू ओपन द प्रियम्बल येट अगेन. ओके, जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया. एंड इनफैक्ट कमिंग टू द पॉइंट येट अगेन, मैंने बार बार यही बात बोली है कि प्रियम्बल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यू विल डू गुड, ग्रेट फॉर योरसेल्फ इनफैक्ट, कि अगर तुम पूरा का पूरा प्रियम्बल मेमोराइज कर लो. ओके, यू शुड बाय हार्ट इट रादर. So we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this Constitution. Adopt an act and give to ourselves this Constitution. Full stop. So the point here is कि मेरे ख्याल से from the word we the people all the way till give to ourselves this constitution. I guess if you remember this, I'm not saying you can answer all the questions, lekin a vast majority of the questions, at least the ones which are based on memory, should be absolutely doable. And I guess ये कर ही लो. तो either ways, okay, एक बार तुम देख सकते हो, right? So this is the last 10 seconds. You want to have a look at it. ताकि this is just to give you a fair opportunity कि ऐसा ना होना कि सर हमने ना काफी टाइम से नहीं पढ़ा. ऑलराइट, सो आई गेस यू डन दिस, राइट? सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, राइट? सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस? Oh, when was the objectives resolution introduced? So तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें प्रियम्बल अभी पूछा और मैं तुमको उसी टाइम ही आंसर बता दूंगा? ऐसा थोड़ा ना होगा. सो दिस इज वेयर द स्टोरी स्टार्टेड, राइट? सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, he stood up in the Constituent Assembly and introduced, the word is पेश करना, introduce the objective resolution, from where and thereafter we started writing the Constitution. So ये introduce कब हुआ था? So this was introduced on 13th of December 1946. If you are able to recall this, my congratulations, all right? Because you stand to remember, or you stand to do very well in the exam, अगर if you are able to remember these things. अगर तुम्हें तारीख ऐसे याद आती है, I guess congratulations are in order, because तुम्हारा chance of passing this exam would be far better. So date, again, keyword, don't make a mistake, don't goof up here. The word is introduce, right? So I did not say adopt, I did not say it was passed, I said it was introduced. गुड क्वेश्चन, ओके. और मुझे ऐसा लग रहा होगा कि, और खासकर तुम्हें भी रियलाइज हो रहा होगा कि तुम्हारे ब्रेन पर प्रेशर पड़ने लग गया है. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन नाउ. नाउ दिस इज अनदर वन. ओके, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास्ड? लास्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, दिस टाइम it is passed. When was it adopted or passed?
hurry up. When was the objective resolution passed? So this session is going to test your patience in terms of both your brain power recall as well as the time taken. This is not a short, swift session. I want your deeper neurons, your deeper neural circuits of the brain to be utilized. So थोड़ा patiently इसको watch करना पूरा इसको. As I said, this is a step that I'm taking. This is not necessarily कि we will continue with this part. It only depends कि तुम्हारी मर्जी होगी. I'll leave it to you. अगर तुम्हारा मुझे अच्छा response लगेगा, we'll have more of these sessions. Otherwise, not. So this was passed. This was unanimously adopted by the Constituent Assembly. संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया था, राइट? तो पासिंग क्या हुआ? पासिंग हो गया 22 जनवरी 1947. Now, as I said, if you remember this, you have done an amazing job. Let's look at the next question. Which political event coincides with the day of 26 January 1950? 26 जनवरी 1950 से रिलेटेड क्या कोई राजनीतिक इवेंट हुआ था? क्या कोई ऐसी कमाल की चीज हुई थी जिसको हमें याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से शायद 26 जनवरी 1950 is the time when we adopted or rather we enforced the constitution? सोचने वाली बात होगी. Which political event coincides with the day of 26 January 1950? Now, this is a well-known question, fairly common knowledge, fairly public knowledge. In fact, almost everyone I've seen जिसने भी पॉलिटी पढ़ने की कोशिश की उसको कुछ कुछ तो आइडिया होता है. इनफैक्ट पॉलिटी के यूपीएससी, हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ेगा तो यही आंसर देगा. तो देयर वाज अ पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वे बैक इन 26 जनवरी ऑफ 1930. apparently at the backs, apparently वहीं से हम लोगों ने मन बना लिया था कि हमारा पूर्ण स्वराज होगा. इन अदर वर्ड्स हमारा जो डोमिनियन स्टेटस का डिमांड है वुडंट वर्क. तो वहां से 26 जनवरी को ही हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लग गए थे. सो उस डे को कमेमोरेट करना, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, राइट? इट्स अ वेरी बिग इवेंट इन आवर लाइफ. 26 November 1949 was a date mentioned on the preamble, but because we were apparently already celebrating 26 January as the Independence Day, which of course came far later in the day, लेकिन हम उसको commemorate करना चाहते थे with 26 January of 1930. And that is why, although the date was 26 November 1949, we adopted, enacted and gave to ourselves. लेकिन 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस यानी कि द डे दैट वी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो यहां से हुआ. लेट्स लुक एट अनदर वर्ड क्वेश्चन. हाउ मेनी टर्म्स और वर्ड्स, ओके वर्ड्स बोलो, टर्म्स बोलो, वर एडेड टू द प्रीएम्बल? How many terms? There is kind of a grammatical mistakes. How many terms or words were added to the preamble in 1976? So pardon the typo. Okay. How many terms or words were added to the preamble in 1976? Now this is certainly going to be excruciating. थोड़ा painful होने लग जाएगा for those amongst you जिन्होंने अभी revise नहीं किया. And let's see if you are able to recall this, right? So कितने words add किए गए थे? So without divulging much more, because there are following questions also, so वो बाद में subsequently कर लेंगे. Let's for the time being, let's see. So how many terms were added? So the words that were added were 3 in number. कितने words add हुए थे? 3 शब्द add किए गए थे to the preamble in 1976. I'm not going to reveal more questions because, or rather reveal more knowledge. Let's see if you are able to answer the next group of questions. Which amendment, कौन सी amendment, ऐसा कौन सा संविधान का संशोधन था जिसने इन 3 शब्दों को add किया था? So we've taken one question, the answer to one question, and we connected it to the next one. Which amendment added 3 words to the preamble? And this is also fairly well-known amendment. I guess most people are aware of this. I haven't seen many people goofing up on this question. Answer, of course, is the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976. So, 42वें संशोधन 1976 में ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे.
मैं तुम्हें थोड़ा सा इस टाइम पर रिपोर्ट कार्ड बता देता हूं, जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, थोड़ा सा अपना मैथ्स कर लेना. इफ यू हैव बीन एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस टिल नाउ, कांग्रेचुलेशंस, you are well on your path to success. All right, at least your method of study is perfectly fine. अगर तुम्हारा 80% तक स्कोर आ रहा है, fair enough, okay, you can work harder at it. क्योंकि ये रिलेटिवली सिंपल टॉपिक है और क्योंकि ये रिलेटिवली वेल नोन टॉपिक है, फेयरली कॉमन नॉलेज, ओके, अगर 80% से कम मार्क्स आ रहा है, प्लीज स्टेप अप. You really have to work hard because these are very simple questions. Moving on. Next question. Which three terms? Now this is a kind of, oh no, a difficult question, if at all anything is difficult. Which three terms were added to the preamble with the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? कौन से ऐसे तीन टर्म्स है जिनको ऐड किया गया था? तो अभी तक आपने बता तो दिया मुझे कि there were three words added. Now let's try and answer which were these three terms. Which were these three terms which were added to the preamble by the 42nd Amendment Act of 1976? Write them down. And if you're able to write them down, you've achieved a kind of grasp on the subject, which is pretty enviable, because बहुत सारे लोगों को, and because I did not give you any opportunity to revise, so the three words are socialist. You can start writing it. Words are socialist. Words are, the second word is secular, and what is usually ignored or missed rather is integrity. So most of aspirants or most of the novice learners are very aware कि यार socialist और secular तो डाल दिया था. What is not fairly known or what is not common knowledge is that integrity is also a word which was added to the entire context over here. Let's see this part. तो यहां तक this was a tough one. Let's look at the next one. अब मैंने तुम्हारे लिए कुछ और कर रहा हूं. ये क्या करो? नए नए तरीके, दो तरीके. So preamble isn't over, right? Mind you, I did not say that preamble is over. Okay, so we are trying to do two different methods of active recall. So at the end of the day, we'll do a compare and contrast exercise. Let's straddle between the two and let's try and focus on idea ultimately is that you have to remember better, right? अब ये जो दूसरा तरीका है, this is not dealing with preamble. So I just chose a topic, right, randomly, and the topic that I chose was National Commission for Minorities, right? No relation, no, it is practically the two different spectrums, कोई point ही नहीं. But this is another method. Now what is this method? Now this is called question answer method. So एक method तुमने कर लिया, that was more of fill in the blank or write a short answer and so on so forth. This second part is more of a question answer session. So क्या होता है? You'll remember something. Now let me explain this to you. So मैं तुम्हें method बता रहा हूं पहले and then you'll understand this. So आमतौर पे जब हमको पैसिव लर्निंग होता है ना, तो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं. लेकिन जब हम लोग वाइवास में जाते थे, या जब हम इंटरव्यूज की बात करते हैं, या जब पुलिस इंटरोगेट करती है, या जब कोर्ट में जाते हो तो गवाही देते हैं और सवाल पूछे जाते हैं, तो वो जो सवाल पूछा जाता है ना, तो वो कभी भी वो है ना, इट पुशेस योर ब्रेन टू फाइंड एन आंसर. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू. ओके, तो अगर मैं तुमसे ये बात पूछूं और या मैं तुम्हें 4 पैराग्राफ्स बता दूं, ओके, कि द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई, राइट, इंडिया गेट इज इन दिल्ली, ओके, और फिर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया. तो व्हाट हैपेंस हियर, इट्स you go from a negative to positive answer. Your brain has to still think. You cannot say anything, and that is why vivas become a challenging issue. That is why खासकर इवन इन यूपीएससी जो लास्ट में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्यों इंटिमिडेटिंग होता है? एक्चुअली वो तुम्हें कुछ भी नहीं पूछ रहे होते, बट वो तुमको सवाल पूछ रहे होते. सवाल इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट? सो मैं अब तुमको जो तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज पैराग्राफ वाइज में भी पढ़ा सकता था, बट मैंने उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर दिया. हैव अ लुक एट द बोर्ड, राइट? सो पहला क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. मैं तुमको नहीं, मुझे मालूम है तुमने पढ़ा नहीं, इट्स ऑल ओके, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं
कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1993 अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992. Now, what have you gone? Now, don't just look at the answer part. Look at the question and the answer part. तो पहले अपने आप को बोलो, अब थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो और अपने आप को बोलो व्हाट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज होता क्या है? सो तुम क्या फिर आंसर, तुम्हारे आंसर क्या आएगा? सर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी संसद यानी कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ से बनी हुई है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है. ओके, दिस इज रिटन इन अ लॉ और इट वाज एन एंड रिजल्ट ऑफ अ लॉ. सो ये है हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी. इसके साथ साथ मुझे ये भी पता चल गया कि ये 1993 में बना था और मुझे उस लॉ का नाम भी पता चल गया, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992. अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा ज्यादातर जो रुझान आएगा ना वो ये आएगा कि तुम आंसर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने लगोगे. आई फोरवॉर्न यू दैट डोंट डू दिस, राइट? दैट एक्चुअली डिफीट्स द एंटायर एक्सरसाइज. फिर से अपने आप को क्वेश्चन पूछो और बोलो, और थोड़ा सा गर्दन स्क्रीन की तरफ से हटाओ और बोलो व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एंड देन योर आंसर शुड बी दैट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी यानी कि किसी लॉ से बनी है. लॉ जो है वो पार्लियामेंट्री लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनी है और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं हुआ पड़ा है. सो द पॉइंट हियर इज कि उसका जो लॉ है वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992. ये एस्टैब्लिश 1993 में हुआ था. सो इन अ वे लेट्स सी दिस. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट. मूविंग ऑन, लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट. वेट, when was the National Commission for Minorities set up? Now, it emerges from the previous slide, but still I would suggest that आप एक और बार इसको फिर से बोलो. Don't just read at the answer and don't just pounce on the answer. वो तो तुम्हें पता चल गया. But still ask yourself the question. यार National Commission for Minorities Act कब बना था? So, you're forcing your brain to do some kind of hard work, right? तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सर ये 1993 में बना था. चाहे तो तुम प्रीवियस आंसर्स को और एलाबोरेट कर सकते हो, रादर इस आंसर को और एडजेक्टिफाई कर सकते हो, एंड यू कैन से कि सर इट कम्स आउट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992. पुश योरसेल्फ, थोड़ा सा पुश करो. लेट मी सी, सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी इफ इट वर्क्स. ओके, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया. लेट्स लुक एट मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट डिफाइन माइनॉरिटी? ये शब्द माइनॉरिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है? Now this again pushes your brain into asking कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि माइनॉरिटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं. लॉ में, कानून की निगाह में हर चीज को डिफाइन करना पड़ता है, हर एक चीज की व्याख्या होती है, हर एक की परिभाषा होती है. तो माइनॉरिटी कौन हुआ? तो माइनॉरिटी वो हुआ जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी डिफाइन कर दिया. मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? सर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट में सेक्शन 2 लिखा हुआ है, उसमें लिखा है माइनॉरिटी वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन कर दे. तो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लॉ के अंतर्गत माइनॉरिटी बोल दिया वो माइनॉरिटी हो गया. तो उनके अनुसार आज बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, क्रिश्चियन, पारसीज एंड मुस्लिम्स, दे आर माइनॉरिटीज. तो डिफाइन क्या? वही डिफाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले. तो उसका क्या और डेफिनेशन है? कोई डेफिनेशन है. सो दिस एक्चुअली बिकम्स द इशू ऑफ डिस्कशन इन वन ऑफ द पेंडिंग केसेस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अश्विनी उपाध्याय ने एक पिटिशन डाली थी. बट द पॉइंट हियर इज कि फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट खुद बोलता है सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में कि यार माइनॉरिटी वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले. तो वही जो उन्होंने बोल दिया वो है. सो नाउ अगेन डीप डाइव. फिर से मैं तुम्हारे मन में क्वेश्चन डाल रहा हूं और मैं तुम्हारे सामने आई एम पोजिंग दिस क्वेश्चन टू यू, आई एम थ्रोइंग दिस क्वेश्चन टू यू. हाउ डज एनसीएम और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी? बोल देना कम्युनिटी विच इज नोटिफाइड, जिसका नाम आ गया नोटिफिकेशन में अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट, वो अपने आप माइनॉरिटी हो गया. ओके, होल्ड ऑन, हैंग ऑन हियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन, लो मैंने एक्चुअली तुम्हें बता ही दिया था, which section of the NCM Act or the National Commission of Minorities Act defines the term minority? तो अभी मैंने एक्चुअली तुम्हें बता ही दिया था. You can go around that question again. Section 2 subclause C or Section 2 as and whatever you remember. This is how it is going to help you.
एंड बिलीव मी यू, ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग घूम के आ जाना, मुखर्जी नगर घूम के आ जाना, यू विल रियलाइज दिस। और तुम वहां पर जाके ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना, इन मोस्ट केसेस यू विल सी ब्लैंक फेसेस, मोस्ट केसेस उनको समझ में नहीं आएंगे, और जो आएंगे भी वो बहुत रेयरिटी होंगे, और ज्यादातर जो आएंगे वो कुछ भी उल्टा सीधा आंसर दे रहे होंगे। सो व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ इज extremely rewarding and extremely high level of education being imparted. तो ये तुम्हारा किस्मत है, make sure that you make the most of it, right? So section 2 में लिखा हुआ है, this is not common knowledge by a stretch. Make sure that you understand the next question. Hold on, moving on, next question. Which religious communities, now carefully, which religious communities were initially notified as minorities under National Commission of Minorities Act? So again, I am pushing you to remember this part. So initially, so when I said initially, पहले क्या था? In other words, मैं कुछ हद तक करंट अफेयर्स के वैसे अभी वो करंट अफेयर रहा नहीं, इट्स बीन अ वाइल, लेकिन फिर भी मैंने इनिशियली पूछा है। तो जानबूझ के क्या होता है, आप जिस चीज को थोड़ा सा छोड़ दो ना, अधूरा छोड़ दो, वहां पर ना ब्रेन पकड़ता जरूर है। ओके, ट्राई दिस। एक दिन क्या करो, एक ना ब्लॉक लगाओ, ओके, एक ब्लॉक लगाओ, लाल ब्लॉक से एक के ऊपर एक रखो, और जो आखिरी ब्लॉक है ना उसको लगाना छोड़ दो। तुम नोटिस करना, बाकी सब छोड़ दोगे, वो जो भी आएगा ना वो पहले उस ब्लॉक को देखोगे या उस टाइल को देखोगे जहां पे टाइल की जगह छूटी होगी। बाकी जो 50 टाइल्स लगी होगी ना उसको कोई नहीं देखेगा। वैसे ही मैंने यहां पर जो कम्युनिटीज बताई वो बताई मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। व्हाट आई डिड नॉट मेंशन इज द वन जो आपको ज्यादा चुभेगा। ओके, दैट वाज जैन्स। व्हेन वर जैन्स नोटिफाइड एज माइनॉरिटी? आंसर इज 2014। आर यू नोटिसिंग? मैं तुमको एक बड़े साइकोलॉजिकल मेथड से पढ़ा रहा हूं। सो नाउ अगर मैं तुमको सिर्फ रटने के लिए बोल देता तो तुम्हारे लिए ये सिर्फ पैसिव लर्निंग हो जाती, और तुम बोलते यार बुद्धिस्ट, जैन्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड मुस्लिम्स। ओके, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम, लेकिन भूलने का चांस है। अब तुम्हें मालूम है, अब एक फैक्ट से तुम्हें दूसरा फैक्ट ये समझ में आ गया कि यार ये पहले इनिशियली थे, जैन्स वर एडेड लेटर इन द ईयर ऑफ 2014। बट अगेन आई एम सेइंग, डोंट फोकस ओनली ऑन द आंसर, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द एंटायर प्रोसेस। तो क्वेश्चन बोलो और साथ में उसके आंसर बाद में बोलो। So first ask yourself question. So going ahead, how many total members are there in National Commission of Minorities? Now here lies the challenge here. अब ऐसी बातें आमतौर पे लोगों को याद नहीं रहती, right? So the only way that you can do is you can say 7. अब ये चीज फिर मैं तुमको थोड़ा सा और बता रहा हूं। जब हम फैक्चुअल ऐसी बातें याद करते हैं ना कि 6 मेंबर्स है, 7 मेंबर्स है, 8 मेंबर्स है, 2 साल लगा, 4 साल लगा, whenever it is numerical numbers, it's pretty high on probability that on the day of the exam तुम कंफ्यूज कर जाओगे। सो जब भी ऐसा कोई नंबर आए ना, मेक श्योर दैट यू ओवरडू इट, इन द सेंस कि तुम थोड़ा सा उसके बारे में और लिख लो कि टोटल 7 पर्सन होते हैं, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है फ्रॉम मेंबर्स जिनको एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी होती है। सो मैंने क्या याद कर लिया, मैंने 7 से 7 याद रखा ना, तो मैं याद नहीं रहेगा। सो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम विल बिकम प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी टू रिमेंबर 7 थे, 6 थे, 8 थे, 12 थे, it becomes very difficult. So it is always better that you add certain kind of detail to it. Over study नहीं बोलते इसको, इट्स जस्ट सेइंग कि उसको टैग कर दो विद समथिंग डिफरेंट। तो मैंने अब देखो अभी तक सब कुछ ये किया था, अब मैंने रिमाइंडर डाल के मैंने इसके लिख दिया एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी वाले 7 लोग होने चाहिए, और ये जो 7 लोग होने चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, तब वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन जाता है। सो आई गेस यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इन अ फार बेटर सिचुएशन, यू आर इन फार बेटर पोजिशन, राइट, देन द रेस्ट ऑफ इट। गोइंग अहेड, next question, who appoints the members of the National Commission of Minorities? Now I hope you are understanding the logic behind it and you're getting the drift of it. I guess you are enjoying this now also. So अभी मैंने बोला सर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज में कितने मेंबर्स थे, तो तुमने बोला था 7। फिर तुम्हें पता चला कि ये 7 मेंबर्स कौन थे, तो बोलोगे सर वो पर्सन थे जिनके पास एमिनेंस थी, एबिलिटी थी और इंटेग्रिटी थी। लेकिन उसी पैराग्राफ में तुमको ये भी याद रखा था कि ये अपॉइंटमेंट कर कौन रहा है, तो ये अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है।
सो आई गेस दिस इज अ वे हाउ यू रिकॉल ऑन द डे ऑफ द एग्जाम कि हाँ यार ये तो याद हो गया हमको, राइट. सो यू आर बीन एबल टू रिकॉल दिस कंप्लीटली. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे. व्हाट इज द टर्म or duration for each member of the NCM. Now this is where I have done it for you. तो अगर मैं सिर्फ 3 साल लिख देता फिर तुम्हें प्रॉब्लम, यार ये 3 साल कैसे याद रहेगा, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, हाउ विल यू रिमेंबर? सो व्हाट हैव आई डन, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द स्लाइड बट आई हैव जस्ट एडेड अ सर्टेन नॉलेज कि कहां से 3 साल काउंट करोगे. सो 3 साल वहां से काउंट करोगे जहां से ही एज्यूम्स ऑफिस, जहां से ही स्टार्ट्स हिज ऑफिस, जहां से ही स्टार्ट्स हिज जॉब और स्टार्ट्स हिज अपॉइंटमेंट रादर. सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में हर मेंबर का टर्म विल बी 3 years, बट आपको काउंट भी तो करना पड़ेगा. सो दिस इज जस्ट एन एडिशन एंड समटाइम्स यूपीएससी आमतौर पर यहां से क्वेश्चन पूछ लेती है 3 years फ्रॉम. ओके, सो दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमनली आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट. व्हाट इज द टर्म ऑफ द पार्लियामेंट? तो तुम बोलोगे मैक्सिमम पार्लियामेंट टर्म इज 5 years फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इट्स मीटिंग. So these are different ways of remembering, right? And I'm just pushing your brain to try and attach certain kind of connection. Brain को tag करने की आदत बन जाती. What powers? Carefully answer. What powers similar to the judicial powers does the National Commission for Minorities possess? Summoning witness, requiring document production, receiving affidavits, requisitioning public records, issuing commissions for examining witnesses and documents. Now most of you cannot wrap your head around it. So जब हम लाइन बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट. This goes true for even Lokpal and this goes true for CVC and CIC and whatnot. So the point was कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं all the powers of a civil court. Now there are 2 ways of remembering. So you can flip it and you can answer this has all the powers of civil court, or which all bodies have all the powers of the civil court. The same goes for NCSC, NCST also and so on so forth. However, the situation here is कि कभी-कभी सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि what are those powers of a civil court? Here lies all the powers of the civil court. When I say civil court, don't mix it up with ऐसा कोई मत सोचो कि civil court means criminal court or something. Court means court. So summoning witness, गवाहों को बुलाया जा सकता है. Requiring document production, बोला जा सकता है तुम्हें कोई दस्तावेज चाहिए तो वो ले आओ. एफिडेविट्स, रिसीविंग एफिडेविट्स, शपथ पत्र बोला जा सकता है, लिख कर दो. रिक्वेजिटिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स, कोई ऐसे है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उनको बुलाओ. इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनिंग विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इन अदर वर्ड्स ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज देखा जाए तो अगर उनको कोई कंप्लेंट आए तो दे कैन एक्ट ऑन देम, राइट, एंड दे प्रैक्टिकली हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट. सो इट इज अ गुड इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एनसीएम. नाउ अगर तुमने सिर्फ ऐसे याद किया होगा, देयर इज नो वे योर ब्रेन इज गोइंग टू बी फोकस्ड. योर ब्रेन उस टाइम पर डे ड्रीम में भी जा सकता है रिगार्डलेस ऑफ कि तुम्हें क्या याद रहना है और क्या याद नहीं रहना. सो आई होप तुमको मैं समझा पाया. लेट्स अंडरस्टैंड. इनफैक्ट तुम नोटिस करो मैं तुमको यही सारी चीजें अभी अभी बता भी रहा हूं. व्हाइल आई एम टीचिंग यू आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू आउट. तो अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था? सो क्वेश्चन है विच आर द कमीशंस हैव सिमिलर जुडिशियल पावर्स. तो अभी अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल ही दिया कि देखो जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट सीवीसी के पास भी होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास भी होता है, लोकपाल के पास भी होता है, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास भी होता है. सो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम. एक चीज याद करो और 5 टॉपिक्स याद हो जाए. So you're straddling through different exercises, or rather straddling through different topics in one shot. Powers of a civil court, quasi judicial bodies, you go ahead and start remembering. In fact, ये मौका मिल जाता है, तुम्हें याद भी रहेगा. And in fact, अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो you'll be able to write a few paragraphs into what are the powers of National Commission for Minorities, and if at all certain question comes to your exam for the time being. Name any one function of the National Commission of Minorities. Now, see, interestingly, look at the way I have posed this question. मैंने तुमसे सारे के सारे नहीं करवाए. ओके, अगर मैं तुम्हें सारे के सारे पैराग्राफ्स याद दिला दूं तो यू विल स्टार्ट गेटिंग इंटिमिडेटेड, बोर्ड, एंड फॉर दैट मैटर तुम्हारा रूटीन हो जाएगा, मंडेन हो जाएगा. अरे यार सारे के सारे कौन याद करेगा? रिमेंबर वन एट अ टाइम. अभी तुमने मेजॉरिटी ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज याद कर लिया. नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू दिस, यू ऑलरेडी डन अबाउट 80% ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज. तुम्हें आ गया क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तुम्हें पहला क्वेश्चन आया नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तुम आंसर दोगे स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरा क्वेश्चन आएगा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी कौन से लॉ से आया, तुम्हें बोलेगा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992 से आया. तीसरा क्वेश्चन आएगा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, बोलना 1993 में हुआ.
फिर चौथा क्वेश्चन आएगा कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोलना कि जी माइनॉरिटीज को अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसको नोटिफाई कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिस कम्युनिटी को वो माइनॉरिटी माना जाएगा। फिर चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन से सेक्शन में ये बताया हुआ है, सो ये सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में बताया हुआ है कि जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया वही माइनॉरिटी कहलाएगा। फिर बोला गया कि फिर क्वेश्चन आया इनिशियली किस किस को माना गया, फिर तुमने बोल दिया कि बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड मुस्लिम्स थे। फिर तुम्हें बोला गया कि बाद में किसको ऐड किया, तो बोलना जैन्स को किया। जैन्स को कौन से साल में किया, 2014 में किया गया। फिर तुम्हें पूछा गया कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के पास क्या पावर्स है, बोलना ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट है। वो समनिंग कर सकते हैं ऑफ विटनेसेस, वो एफिडेविट रिसीव कर सकते हैं, वो रिक्वेजिशन कर सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो फिर पूछा गया कि तुम्हारे पास ऐसी पावर और किसके पास है, बोलेंगे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के पास है और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के पास है। व्हाट इज लेफ्ट, यू आर अच्छा। एंड इनफैक्ट तुम्हें यह भी बता दिया गया कि कितने मेंबर्स होते हैं, ये 7 मेंबर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कौन से लोग हैं, पीपल ऑफ एमिनेंस होना चाहिए, पीपल ऑफ एबिलिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। फेयर एनफ, तुमने तो पूरा का पूरा टॉपिक ही रिवाइज कर लिया, एंड अ काइंड ऑफ टॉपिक विच मोस्ट पीपल डोंट इवन वेंचर आउट इनटू। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। और उस क्वेश्चन के बाद तुमको ये बात पूछ लिया गया ओके कि यार एक बता दो, तो ये इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। आई एम अगेन सेइंग दिस इज नॉट एंड ऑल, दिस इज नॉट द ओनली पार्ट। मैंने इसलिए यहां पे लिखा वन फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, जस्ट वन फंक्शन। अभी के लिए वन कर लो, वे एज एंड व्हेन यू आर कमिंग क्लोज टू द एग्जाम, सिंस यू हैव ऑलरेडी डन 70-80% ऑफ द टॉपिक, उसको एक्स्ट्रा याद कर लेना। आई थिंक यू आर गोइंग टू बी ऑन अ वेरी गुड विकेट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हाँ यार दिस इज हाउ यू रिमेंबर। सो गेस दिस इज हाउ एक्टिव रिकॉल वर्क्स एंड दिस इज हाउ अ डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग वर्क्स. It just takes a bit of intent and a bit of effort and you are on a good path. Let's look at this part. So what does the National Commission of Minorities recommend to the government? So in a way this is also a second way. तो अगर आपको functions पूछ रहे, so you remember one, so you can also ask कि National Commission of Minorities effectively, okay, वो implementation जो भी method बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना रहे, सरकार ही बना रही है माइनॉरिटीज के भले के लिए, तो वही पॉलिसीज बना रही है, रिफॉर्म्स करे, लेकिन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे और किया जा सकता है, कैसे माइनॉरिटीज की रक्षा की जा सकती है, हु इज गोइंग टू डू दिस, दैट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स in the interest of minorities will be done by National Commission of Minorities. So broadly speaking, you are almost, fringing around 80-90% of the course almost done. Regardless of the fact कि अभी तुमने so called topic खोला भी नहीं है, and just took about a 10 minutes, 15 minutes question answer session and all of this one. What type of complaints does NCM address? Specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of minorities. In fact, 1 and 2 जो इससे पहले वाले 1 and 2 सीरीज थी, स्लाइड थी, इट इमर्जेस, दिस थर्ड वन इमर्जेस फ्रॉम दैट। यार इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करनी है तो मुझे पता तो होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आए तो मैं ही तो एड्रेस करूंगा। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज विल एड्रेस दैट कि यस आई हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट, लेट्स लुक एट दिस, उसको इंक्वायर करते हैं। हमारे पास ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट है, और ये बार बार अगर ऐसी कंप्लेंट्स हो रही है, इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, या फिर मेरी नजरों में आ रहा है कि देयर आर सर्टेन न्यू काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग, I'll recommend to the central government. The central government will obviously take whatever steps or policies are required, और उस तरह से हम लोग रक्षा करेंगे। How beautifully everything has been now sewn together and it is now together. It's forming a matrix in your mind, which of course will take you far in this exam. How does National Commission of Minorities contribute to policy making? Wow. Now I hope you recall कि जो मैंने अभी तुम्हें बताया, you don't even have to worry once and your answer will be done. By recommending measures for the removal and discrimination against minorities, I guess you are in a very good place, right? तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा because बार बार तुम्हें recommending word आ गया, effective implementation word आ गया, all of these words are coming and I think you are in a very nice place to be able to answer these questions. So by recommending measures for the removal of discrimination against minorities, National Commission for Minorities will function. So that's how you remember. These are active recall methods. I hope you are finding it very, very useful for yourself. So I hope you have enjoyed this. मैंने दो अलग-अलग topics लिए, preamble and the National Commission for Minorities. One has got nothing to do with the other. लेकिन the method कुछ इस तरह से था, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं समझाया, और फिर भी I'm sure कि जितना part, at least preamble of course is a far bigger topic,
लेकिन जितना पार्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे. इट विल बी बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉरगेट इट. कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें भूलने की. अदरवाइज दिस एक्टिव रिकॉल मेथड विल रियली फंक्शन. अगर तुम्हें ये अच्छा लगा, आई विल बी होपिंग दैट तुम्हारे लिए एडवांटेजेस होगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. वी माइट continue or might not continue depending upon the kind of response that I get, right? Because this is kind of a new exercise. अगर तुम्हें ये पसंद है, I'll be waiting for your comments. Either ways, आपका स्वागत है to join me on Unacademy. एक तरीका है, मेरा एक इंटेंशन है कि मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स को जो मैं जिस तरह से भी पढ़ाऊँ उनका फायदा हो. मेरा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो, दैट इज नॉट माई इरादा. इसलिए टीम सेट लाइव इतनी पावरफुल टीम हो गई, इतनी बड़ी टीम हो गई. द रीजन ओवर हियर इज आई एक्चुअली टीच with an intention you crack this exam. I hope you have enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.